आमतौर पर हर अपराध का एक कारण होता है और इसके आधार पर जांचकर्ता यह समझने की कोशिश करते हैं कि कौन घटना में शामिल हो सकता था और किन परिस्थितियों में। कभी कभी हालांकि लोगों के कार्य अस्पष्ट रहते हैं, भले ही उनके निर्दोष लोगों के लिए गंभीर परिणाम हो सकते हैं। 2004 में कैलिफोर्निया दो अद्वितीय गर्मी के शिविरों का घर बन गया, रॉक एंड वाटर और एल्डोराडो। ये स्थान केवल सामान्य बच्चों के शिविर नहीं थे, बल्कि लिंडसे कटशाल और जेसन एलन के नेतृत्व में मानसिक और शारीरिक विकास के वास्तविक केंद्र थे। लिंडसे, ओहियो की 20 वर्षीय महिला, एक पादरी परिवार में पली बढ़ी और घर पर शिक्षा प्राप्त की। जेसन, 26 वर्षीय मिशिगन मूल के व्यक्ति, भी एक गहरे धार्मिक परिवार से थे। उनके रास्ते वर्णित घटनाओं से 2 साल पहले वेस्ट वर्जीनिया में एक बाइबल कॉलेज में मिले, जहां लिंडसे पढ़ रही थीं। जैसा कि उन्होंने खुद कहा, उनके बीच तुरंत स्पार्क हुआ। रॉक एंड वाटर और एल्डोराडो शिविरों में लिंडसे और जेसन न केवल राफ्टिंग यात्राएं आयोजित करते थे और बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करते थे, बल्कि उन्हें जंगल में जीवित रहने के मूल सिद्धांत भी सिखाते थे। साथ ही बाइबल विषयों पर चर्चा भी करते थे। उनका कार्य दृष्टिकोण साहसिक और आध्यात्मिक विकास का एक अनूठा संयोजन था। 5 महीने की कोर्टशिप के बाद जेसन ने शादी के लिए आशीर्वाद मांगने के लिए लिंडसे के माता पिता के पास ओहियो में एक पारंपरिक यात्रा की। स्वीकृति प्राप्त करने के बाद जोड़े ने भविष्य की योजनाएं बनाना शुरू कर दिया। वे अपने घर और यहां तक कि अपना खुद का गर्मी का शिविर स्थापित करने का सपना देखते थे, जहां वे अपने विचारों और रुचियों को पूरी तरह से साकार कर सकते थे। मौजूदा शिविरों में मुख्य काउंसलर के रूप में काम करना उनके लिए इस सपने को साकार करने की दिशा में एक कदम था। उन्होंने हाइक्स का आयोजन किया, बाइबल अध्ययन आयोजित किया और धीरे धीरे अपने लक्ष्य की ओर बढ़े। लिंडसे और जेसन की शादी 11 सितंबर 2004 के लिए निर्धारित की गई थी। इस तारीख से कुछ समय पहले जोड़े ने आगामी समारोह की तैयारी के लिए शादी की रात का एक तरह का रिहर्सल किया। उनकी हनीमून योजनाएं उनके चरित्रों के अनुरूप थीं। एक शानदार रिसॉर्ट के बजाय उन्होंने वेस्ट वर्जीनिया में नदी पर एक सक्रिय अवकाश चुना। हालांकि उनके पास अधिक आरामदायक परिस्थितियों में अपनी छुट्टियां बिताने का अवसर था, लिंडसे और जेसन ने प्रकृति और साहसिक कार्यों के प्रति अपने प्यार के प्रति वफादार रहने का विकल्प चुना। उन्होंने रोमांस को सक्रिय अवकाश के साथ जोड़ने की योजना बनाई, जो पूरी तरह से उनके जीवन दर्शन और साझा हितों को प्रतिबिंबित करता था। युवा जोड़ा अपने जीवन के एक नए अध्याय की दहलीज पर था, आशाओं और भविष्य की योजनाओं से भरा हुआ। उनकी प्रेम कहानी और साझा सपने एक लंबे और खुशहाल साथ के जीवन की शुरुआत लग रहे थे। शुक्रवार 13 अगस्त 2004 को शाम लगभग 7 बजे लिंडसे और जेसन ने गर्मी के शिविर में अपना कार्य दिवस समाप्त किया। उन्होंने कैलिफोर्निया छोड़ने से पहले एक छोटी छुट्टी लेने का फैसला किया। लिंडसे सैन फ्रांसिस्को देखने का सपना देखती थी, इसलिए जोड़ा लिंडसे के 92वें मॉडल के लाल फोर्ड टेम्पो में निकल पड़ा, अन्य काउंसलरों को प्रबंधन का काम सौंपने के बाद। युवा लोगों ने रविवार शाम 6 बजे तक लौटने की योजना बनाई थी। जब शिविर के कर्मचारी सोमवार सुबह जागे तो उन्होंने पाया कि लिंडसे और जेसन अभी भी अनुपस्थित थे। यह आमतौर पर समय का पाबंद और जिम्मेदार जोड़े के लिए पूरी तरह से असामान्य था। उनसे संपर्क करने के प्रयास असफल रहे। चिंतित काउंसलरों ने युवा लोगों के माता पिता को फोन किया, उनके ठिकाने के बारे में कुछ जानने की उम्मीद में, लेकिन किसी के पास कोई जानकारी नहीं थी। समय बर्बाद किए बिना शिविर के कर्मचारियों ने कानून प्रवर्तन एजेंसियों से संपर्क किया। जोड़े की सक्रिय जीवन शैली को जानते हुए उन्हें डर था कि प्रेमी अपनी यात्रा के दौरान किसी कठिन स्थिति में फंस गए होंगे। अधिकारियों की प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा में लिंडसे और जेसन के रिश्तेदारों ने खुद खोज शुरू करने का फैसला किया। हालांकि वे एक गंभीर समस्या का सामना कर रहे थे। कोई नहीं जानता था कि जोड़ा वास्तव में कहां था। भावी पति पत्नी ने सैन फ्रांसिस्को देखने की योजना बनाई थी, लेकिन वे आसपास के क्षेत्र की खोज करना, कम झात आकर्षण और दूरस्थ समुद्र तटों पर जाना भी पसंद करते थे। यह अनिश्चितता खोज को काफी कठिन बना रही थी।
विशेष रूप से 2000 के दशक की शुरुआत में संचार के विकास के स्तर को देखते हुए। इसके अलावा लिंडसे और जेसन अपनी स्वतंत्रता के लिए जाने जाते थे और किसी भी समय अपनी योजनाओं को बदल सकते थे और एक पूरी तरह से अलग स्थान पर जा सकते थे। वास्तव में भावी पति पत्नी कहीं भी हो सकते थे और उनकी खोज घास के ढेर में सुई ढूंढने जैसी थी। यह ध्यान में रखते हुए कि युवा लोगों को सप्ताहांत के अंत तक शिविर में लौटना था और उन्होंने संपर्क नहीं किया था, उनकी भलाई के बारे में चिंताएं उठने लगीं। अचानक गायब होना असंभव लगता था क्योंकि जोड़े की 1 महीने में शादी होने वाली थी। इसके अलावा लिंडसे ने 1 सप्ताह में ओहियो लौटने की योजना बनाई थी ताकि समारोह के लिए अंतिम तैयारियां पूरी की जा सकें। यह स्थिति जोड़े के रिश्तेदारों और सहयोगियों के बीच बढ़ती चिंता का कारण बन रही थी और कई सवाल अनुत्तरित छोड़ रही थी। युवा जोड़े के रिश्तेदार जैसे ही उन्हें घटना के बारे में पता चला, तुरंत मिशिगन और ओहियो से कैलिफोर्निया के लिए रवाना हो गए। उनका उद्देश्य खोज में मदद करना और कानून प्रवर्तन एजेंसियों का समर्थन करना था। दुर्भाग्य से अवकाश शिविर की जांच से कोई महत्वपूर्ण परिणाम नहीं मिले। एकमात्र बाकी काम लापता व्यक्तियों के फोटो और उनके वाहन के बारे में जानकारी प्रसारित करना था। चूंकि जेसन और लिंडसे ने सैन फ्रांसिस्को जाने की योजना बनाई थी, मुख्य खोज प्रयास इस क्षेत्र पर केंद्रित थे। हालांकि इलाका बहुत विशाल था, जिससे खोज अभियान मुश्किल हो गया। 2 दिन से अधिक समय बीत चुका था और युवा लोगों से कोई खबर नहीं थी। रिश्तेदार बेहद चिंतित थे क्योंकि वे जानते थे कि हर घंटे की देरी एक खुशहाल परिणाम की संभावनाओं को कम कर रही थी। इंतजार के 5 लंबे दिनों ने कोई उपयोगी जानकारी नहीं दी। 18 अगस्त को पहली चिंताजनक खबर आई। कैलिफोर्निया के चट्टानी तट के ऊपर उड़ रहे एक बचाव हेलीकॉप्टर ने समुद्र तट पर कुछ असामान्य देखा। पायलट ने फिश हेड बीच पर रंगीन स्लीपिंग बैग में निश्चल आकृतियां देखीं। पुलिस तुरंत पायलट द्वारा प्रेषित निर्देशांकों की ओर चल पड़ी। इससे कुछ समय पहले एक पार्क रेंजर ने फिश हैट बीच के पास एक परित्यक्त लाल कार देखी थी जो सैन फ्रांसिस्को से लगभग 100 किलोमीटर उत्तर में थी। वाहन एक सुंदर चट्टान की चोटी पर था जहां से समुद्र का शानदार दृश्य था। डेटाबेस में जांच से पता चला कि कार लापता लिंडसे की थी। जब गश्ती अधिकारी कथित चट्टानी समुद्र तट पर पहुंचे तो उन्होंने 2 व्यक्तियों को देखा। वे दिन के समय के बावजूद निश्चल पड़े थे। वे पुकार पर प्रतिक्रिया नहीं दे रहे थे। वे एक अज्ञात युवक और एक युवती थे। प्रत्येक समुद्र तट पर अपने अपने स्लीपिंग बैग में थे। अपराध स्थल की खोज के बाद जांचकर्ता एक परेशान करने वाले दृश्य का सामना कर रहे थे। 2 निश्चल व्यक्ति अपनी चोटों के कारण एक ऐसी स्थिति में थे जो जीवन के साथ संगत नहीं थी। भौतिक लाभ का सिद्धांत लगभग तुरंत खारिज कर दिया गया क्योंकि व्यक्तिगत वस्तुएं और मूल्यवान सामान अछूते और बिखरे हुए पड़े थे। पाए गए व्यक्तियों की स्थिति से संकेत मिलता था कि वे यहां कई दिनों से थे, जिससे उनकी पहचान करना मुश्किल हो गया। जांचकर्ताओं को संदेह था कि यह लापता जोड़ा हो सकता है। पास के एक बैग में लिंडसे कटशाल और जेसन एलन के नाम के दस्तावेज मिले। प्रयोगशाला परीक्षणों ने इन अनुमानों की पुष्टि की। विशेषज्ञों ने यह भी पाया कि गैरकानूनी गतिविधियों के कोई संकेत नहीं थे, जिससे संबंधित मकसद को खारिज कर दिया गया। स्थिति और भी रहस्यमय होती जा रही थी। संभावित स्वैच्छिक मृत्यु का संदेह उठा, लेकिन जोड़े के पास अपराध के हथियार की अनुपस्थिति ने इस सिद्धांत पर सवाल उठाया। आसपास के क्षेत्र की जांच से कोई अन्य शिविर स्थल नहीं मिला, जिससे यह संभावना खत्म हो गई कि पीड़ितों ने किसी संभावित अपराधी को जाना होगा। किसी ने उनका साथ नहीं दिया था। जांचकर्ताओं ने एक संयोगवश मुठभेड़ को सबसे संभावित संस्करण माना, जो संभवतः एक संघर्ष के कारण दुखद अंत में समाप्त हुई। यह स्थान अक्सर बैकपैकर पर्यटकों और बेघर लोगों द्वारा देखा जाता था। जांच के परिणामों से पता चला कि अपराध का हथियार एक मार्लिन राइफल मॉडल 1894 था, एक काफी दुर्लभ उपकरण। यह विवरण एक महत्वपूर्ण सुराग हो सकता है क्योंकि इस तरह का मॉडल आमतौर पर शिकार के लिए उपयोग किया जाता था और इसकी दुर्लभता जांच में मदद कर सकती थी।
जांचकर्ता एक संदिग्ध की तलाश कर रहे थे, संभवतः एक एकल पुरुष, संभवतः एक शिकारी और बंदूकों का शौकीन जिसके पास इस तरह की असामान्य शूटिंग प्रणाली थी। जांचकर्ता सूचना के प्रवाह को सीमित करने की कोशिश कर रहे थे। उन्हें डर था कि यह जांच में बाधा डाल सकता है और जनता में अनावश्यक उत्तेजना पैदा कर सकता है। मामला शुरू से ही उलझा हुआ लग रहा था, इसलिए जांचकर्ता मौजूदा सबूतों के विश्लेषण पर ध्यान केंद्रित करना चाहते थे और संदिग्ध दावों की जांच पर नहीं। अपराध स्थल पर कोई महत्वपूर्ण सुराग नहीं मिला। संभवतः अपराधी ने कानून प्रवर्तन एजेंसियों के काम को कठिन बनाने के लिए उन्हें अपने साथ ले लिया था। यह संभव है कि सबूत हवा से उड़ गए हों या रेत से ढक गए हों। समुद्र तट पर हमेशा हवा चलती रहती थी। एक खतरनाक व्यक्ति के साथ एक संयोगवश मुलाकात या एक अप्रत्याशित संघर्ष के बारे में सिद्धांतों पर विचार किया गया। हालांकि उस समय क्षेत्र में इसी तरह की कोई घटना दर्ज नहीं की गई थी। आपराधिक समूहों या प्रतिबंधित पदार्थों के साथ संबंधों की जांच की गई, लेकिन जोड़े के सभी परिचितों ने इस तरह की किसी भी संभावना को पूरी तरह से खारिज कर दिया। लिंडसे और जेसन एक स्वस्थ जीवन शैली जीते थे। उनकी कोई बुरी आदतें नहीं थीं और वे खतरनाक शौक से बचते थे। अतिरिक्त जानकारी प्राप्त करने के लिए पुलिस अधिकारियों ने जोड़े के फोन से आखिरी कॉल, उनके पत्राचार और बैंक लेन देन का विश्लेषण करना शुरू कर दिया। उनके कैमरे में उन्होंने गोल्डन गेट ब्रिज और अल्कट्राज की तस्वीरें पाईं। भावी पति पत्नी ने सैन फ्रांसिस्को में कई आकर्षणों का दौरा किया था और उत्तर की ओर बढ़ रहे थे। कई तस्वीरों ने यात्रियों के मार्ग को पुनर्निर्मित करने में मदद की, लेकिन जांच को आगे नहीं बढ़ाया। साथ ही जांचकर्ताओं ने स्थानीय निवासियों से पूछताछ की। यह पता चला कि जोड़ा शनिवार को मछुआरे के घाट पर पहुंचा था। यहां उन्हें कई लोगों ने देखा। लिंडसे और जेसन आराम कर रहे थे और आसपास घूम रहे थे, तस्वीरें ले रहे थे। सुंदर परिदृश्य इस क्षेत्र को पर्यटकों के लिए एक लोकप्रिय स्थान बनाते थे। सब कुछ इस ओर इशारा कर रहा था कि युवा लोग बस अपनी छुट्टियों का आनंद ले रहे थे। गवाहों के अनुसार लिंडसे और जेसन शांत व्यवहार कर रहे थे और किसी से झगड़ा नहीं कर रहे थे। जांचकर्ता उनके व्यवहार में कोई चिंताजनक संकेत नहीं पा सके। जांचकर्ताओं को युवा जोड़े के मार्ग को पुनर्निर्मित करने में सफलता मिली। जेसन और लिंडसे राज्य के कई शहरों से होकर गुजरे और आकस्मिक गवाहों की यादों का एक निशान छोड़ दिया। हर जगह उन्हें खुश और बेफिक्र यात्रियों के रूप में याद किया गया। उन्होंने विभिन्न स्थानों पर रुके, स्थानीय व्यंजनों का आनंद लिया और आकर्षणों का दौरा किया। किसी ने भी उनके आसपास कुछ संदिग्ध नहीं देखा। एक महिला ने पुलिस से संपर्क किया और बताया कि उसने जोड़े को शुक्रवार और शनिवार को देखा था। उन दिनों जब वे शिविर छोड़ रहे थे। उसके शब्दों के अनुसार जेसन और लिंडसे ने एक बीच होटल में कमरा बुक करने की कोशिश की थी, लेकिन पर्यटकों की भीड़ के कारण सभी जगहें भरी हुई थीं। आवास में असफलता के बावजूद जोड़ा निराश नहीं हुआ। उन्होंने होटल के रेस्तरां में नाश्ता और दोपहर का भोजन किया और कर्मचारियों के साथ बातचीत की। प्रतिष्ठान के प्रबंधक ने ध्यान दिया कि युवा लोग बिल्कुल खुश और प्यार में डूबे हुए लग रहे थे। जेसन और लिंडसे ने रात के लिए एक खाली कमरा खोजने की फिर से कोशिश की, लेकिन असफल रहे। उच्च मौसम के कारण आसपास के होटल भरे हुए थे। इसके बाद जोड़े का पता कुछ समय के लिए खो जाता है। जांचकर्ता यह सटीक रूप से निर्धारित नहीं कर सके कि प्रेमी इस विशेष समुद्र तट पर क्यों पहुंचे। यह सिद्धांत विचार किया गया कि उन्हें जानबूझकर वहां निर्देशित किया गया हो सकता है, लेकिन यह तथ्यों से मेल नहीं खाता था। जोड़े के सभी मूल्यवान सामान अछूते रहे। यह ज्ञात है कि 14 अगस्त को होटल में नाश्ते के दौरान जेसन और लिंडसे ने समुद्र तट पर जाने और वहां शिविर लगाने की अपनी योजनाओं के बारे में बताया था। शाम को वे तट रेखा के ऊपर चट्टानी तट पर पहुंचे। पानी तक पहुंचने के लिए एक खड़ी ढलान को पार करना पड़ता था। उन्होंने अपनी कार ऊपर एक पर्यटक झोपड़ी के पास छोड़ दी। झोपड़ी में अवकाश यात्रियों के लिए एक अतिथि पुस्तिका थी।
प्रविष्टियों की जांच करते समय पुलिस ने पाया कि जेसन ने अपने आगमन के दिन वहां एक नोट छोड़ा था। उसने अपनी मंगेतर के साथ बिताए गए शानदार समय के बारे में अपने प्रभाव साझा किए और खुशहाल क्षणों के लिए अपनी कृतज्ञता व्यक्त की। जांचकर्ता उस समय समुद्र तट पर विदेशी वाहनों या अज्ञात लोगों के निशान खोजने में असफल रहे। प्रतिरोध के कोई संकेत नहीं थे जो जांचकर्ताओं को भ्रमित कर रहा था। हालांकि मुख्य समस्या एक उद्देश्य की खोज नहीं थी, बल्कि अपराधी की खोज के लिए सुराग की पूरी कमी थी। यह अनिश्चितता 2006 तक जारी रही। इस अवधि के दौरान पहले गुप्त विवरण जनता के लिए उपलब्ध कराए गए। जांचकर्ताओं ने नई मूल्यवान जानकारी प्राप्त करने और अधिक गवाहों को प्राप्त करने की आशा में यह कदम उठाया। नए तथ्य भी सामने आए। उदाहरण के लिए समुद्र तट की जांच के दौरान इस क्षेत्र के लिए एक दुर्लभ पेय की एक बोतल मिली जो शायद विस्कॉन्सिन में खरीदी गई थी। इसके अलावा कविताओं वाली एक नोटबुक मिली जो पीड़ितों की नहीं थी। इन वस्तुओं का घटना से संबंध संदिग्ध बना रहा। लिंडसे की कार के पास एक असामान्य टोपी मिली, लेकिन इसके साथ ही सुराग समाप्त हो गए। समस्या यह थी कि ये सभी चीजें अपराधी की नहीं हो सकती थीं, बल्कि हजारों पर्यटकों में से किसी की हो सकती थीं जो हर साल इन स्थानों का दौरा करते हैं। जनता का ध्यान आकर्षित करने के लिए अपराधी की गिरफ्तारी की ओर ले जाने वाली जानकारी के लिए $50,000 का इनाम रखा गया। घटना का सटीक समय अज्ञात रहा। जोड़े को आखिरी बार 14 अगस्त की सुबह होटल में देखा गया था, इसलिए यह माना गया कि घटना या तो 14 की रात को या 15 की सुबह हुई होगी। कॉल की एक बाढ़ आ गई। 1000 से अधिक लोग उच्च पुरस्कार प्राप्त करने के हर अवसर का लाभ उठाने की कोशिश कर रहे थे। इसका मतलब पुलिस के लिए अतिरिक्त काम था। हर रिपोर्ट की जांच करनी पड़ी। घटना की निरर्थकता चौंकाने वाली थी। करीबी लोगों के अनुसार पीड़ितों के कोई दुश्मन या ईर्ष्यालु नहीं थे और न ही कोई आपराधिक पृष्ठभूमि थी। ऐसा लगता था कि वे शांति से सो रहे थे जब अपरिवर्तनीय घटना हुई। आतंक न केवल पीड़ितों के रिश्तेदारों को प्रभावित किया। जैसे जैसे जानकारी फैली, स्थानीय लोग उस समुद्र तट से बचने लगे जहां घटना हुई थी। इस पृष्ठभूमि में जनता ने पुलिस से अपराधी को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने और सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की। लेकिन कानून प्रवर्तन अधिकारी भी निष्क्रिय नहीं बैठे थे। पूरी जांच के दौरान जांचकर्ताओं के पास कई व्यक्ति रुचि के थे। उनमें से एक विस्कॉन्सिन का एक बेघर व्यक्ति था। उसने घटना में किसी भी संलिप्तता से इनकार किया। हालांकि कानून प्रवर्तन अधिकारियों के अनुसार वह घटना के समय समुद्र तट के पास था। यह संदेह किया गया कि मिली हुई बोतल उसकी हो सकती है। आदमी झूठ डिटेक्टर परीक्षण के लिए सहमत हुआ, जिसे उसने बिना किसी कठिनाई के पास कर लिया। इसके अलावा उसका डीएनए बोतल के नमूने से मेल नहीं खाता था। इसके बाद उसे रिहा कर दिया गया। जल्द ही एक और व्यक्ति ध्यान में आया, शॉन गोलन, जिसकी ओर एक स्थानीय निवासी ने इशारा किया था। उसने असामान्य व्यवहार दिखाया। शूटिंग उपकरण का एक विस्तृत संग्रह रखा। एक उत्साही शिकारी था और प्रतिबंधित पदार्थों के साथ समस्याएं थीं। शॉन संदिग्ध अपराधी के विवरण से मेल खाता था। उसके शस्त्रागार की जांच की गई, लेकिन खोजा जा रहा हथियार नहीं मिला। उसने घटना में किसी भी संलिप्तता से इनकार किया और उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला। इसलिए शॉन को भी छोड़ दिया गया। कुछ समय के लिए कार्यप्रणाली में समानताओं के कारण कुख्यात जोडियाक किलर से संबंध की भी जांच की गई। एक और व्यक्ति के बारे में जानकारी सामने आई जिसने जांचकर्ताओं का ध्यान आकर्षित किया। वह भी बेघर निकला और अपराध के समय क्षेत्र में रह सकता था। स्थानीय लोग उसे उसके अनुचित व्यवहार के कारण जानते थे। निवासियों ने उस आदमी को बार बार आसपास के क्षेत्र में घूमते देखा था, कभी कभी एक खतरनाक वस्तु के साथ। लोग उससे बचने की कोशिश करते थे और उसे हर जगह से भगा देते थे। यह व्यक्ति 62 वर्षीय जोसेफ हेनरी बर्गेस निकला। वह अत्यंत धार्मिक था और एक एकांत जीवन जीता था, जिसे वह अपने भाग्य के बारे में एक दैवीय प्रकटीकरण की प्रतीक्षा के रूप में समझाता था। 1977 में जोसेफ कनाडा में बेघर लोगों के एक समूह में रहता था। 2 युवक उनसे जुड़ गए, 20 वर्षीय ड्यूरेंट और 19 वर्षीय लीफ कार्लसन।
जोसेफ उनकी उपस्थिति से असंतुष्ट था और उन्हें भगाने की कोशिश की, लेकिन युवक वहीं रहे। 4 दिन बाद युवकों को समुद्र तट पर स्लीपिंग बैग में निश्चल पाया गया। परिस्थितियां लिंडसे और जेसन के मामले से आश्चर्यजनक रूप से समान थीं। इसके बाद जोसेफ गायब हो गया। वह कनाडा में हुई घटना के संबंध में पुलिस के लिए मुख्य व्यक्ति बन गया। उसे वर्षों तक खोजा गया। धीरे धीरे स्थानीय जांचकर्ताओं ने निष्कर्ष निकाला कि वह अब जीवित नहीं है, क्योंकि खोज निष्फल रही। मामला व्यावहारिक रूप से बंद कर दिया गया था और केवल 2004 में लिंडसे और जेसन की घटना के बाद ही फिर से खोला गया। समान मामलों का विश्लेषण करते समय जांचकर्ताओं को लगभग 30 साल पुरानी एक घटना के बारे में जानकारी मिली। समुद्र तट पर भावी जोड़े की घटना के बाद स्थानीय लोगों के बयानों के बावजूद जोसेफ फिर से दृष्टि से ओझल हो गया। वह 2009 तक कानून प्रवर्तन एजेंसियों के रडार पर नहीं आया। इस समय के दौरान न्यूयॉर्क के घरों में मूल्यवान वस्तुओं के अधिग्रहण के लिए कई अनधिकृत प्रवेशों की जांच की जा रही थी। जांचकर्ताओं ने संदिग्ध का पीछा मैक्सिको तक किया। घरों में से एक में भागने के प्रयास के दौरान एक गोलीबारी हुई, जिसमें संदिग्ध को निष्क्रिय कर दिया गया। यह 16 जुलाई 2009 को हुआ। अभिभूत व्यक्ति की पहचान जोसेफ बर्गेस के रूप में की गई। कानून प्रवर्तन एजेंसियों ने एक डीएनए नमूना लिया और इसकी तुलना युवा जोड़े की घटना के स्थल पर पाए गए सबूतों से की। हालांकि वे बियर के डिब्बे पर पाए गए निशानों से मेल नहीं खाते थे, इसलिए जांचकर्ताओं को इस खतरनाक व्यक्ति को मुख्य संदिग्धों की सूची से हटाना पड़ा। फिर भी जनता ने लंबे समय तक जोसेफ को त्रासदी के लिए जिम्मेदार माना। फिर भी 10 साल बीत चुके हैं और यह अभी भी अस्पष्ट था कि उस दुर्भाग्यपूर्ण रात समुद्र तट पर वास्तव में क्या हुआ था। पीड़ितों के रिश्तेदारों ने त्रासदी के स्थल पर एक स्मरण बैठक का आयोजन किया। दुखद घटनाओं के 1 दशक बाद भी 60 से अधिक लोग युवा प्रेमियों को याद करने के लिए एकत्र हुए। समुद्र तट पर काउंसलरों की त्रासदी के 13 साल बाद क्षेत्र में एक और चौंकाने वाली घटना हुई। 14 मार्च 2017 को फॉरेस्ट विले में लिंडसे और जेसन के अंतिम स्थान से केवल आधे घंटे की ड्राइव दूर एक ऐसी घटना हुई जिसने स्थानीय निवासियों को हिला दिया। घरों में से एक में एक पारिवारिक नाटक हुआ, जिसमें 38 वर्षीय सीमस गंभीर स्थिति में पहुंच गया। वह अपनी मां और भाई के साथ रहता था। मां ने अपराधी की पहचान की। यह पीड़ित का भाई शॉन गोलन था। भाइयों के बीच एक संघर्ष भड़क उठा जो अपरिवर्तनीय परिणामों की ओर ले गया। शॉन, जो अपने गुस्सैल स्वभाव के लिए जाना जाता था, ने सीमस के खिलाफ शिकार उपकरण का इस्तेमाल किया। जांचकर्ता शॉन से अच्छी तरह परिचित थे। उसे पहले भी आक्रामक व्यवहार के लिए जिम्मेदार ठहराया गया था। 2009 में शॉन ने आक्रामक व्यवहार दिखाया जब उसने एक अजनबी की कार पर एक स्वनिर्मित भाला फेंका। यह घटना लगभग एक त्रासदी में समाप्त हो गई थी। शॉन अपने असंतुलित व्यवहार और अजीब जुनून के लिए जाना जाता था। स्वनिर्मित छुरे और काटने वाले हथियार बनाना, विशेष रूप से भाले। शॉन का व्यवहार बचकानापन और विचित्रता से चिह्नित था। यह पता चला कि वह आत्मरक्षा के विचारों से ग्रस्त था, लेकिन उसके तरीकों ने अजीबता पैदा की। शॉन अपनी कल्पनाओं की दुनिया में रहता था, जिसे वह कभी कभी वास्तविकता में लागू करता था। मूल रूप से उसने रोल प्लेइंग गेम के लिए उपकरण बनाए, लेकिन समय के साथ उसने उन्हें लोगों के खिलाफ इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। अपने भाई के साथ घटना के बाद पुलिस ने शॉन के सोशल मीडिया की जांच की। घटना के दिन उसने 11 पोस्ट प्रकाशित किए, जिनकी सामग्री ने गंभीर चिंता पैदा की। कुछ प्रविष्टियां असंबद्ध थीं। अन्य में उसने रिश्तेदारों के साथ अनुचित संबंधों का संकेत दिया, जिसमें उसकी मां भी शामिल थी। यह सब गंभीर मनोवैज्ञानिक समस्याओं की ओर इशारा करता था। प्रकाशनों के विश्लेषण ने जांचकर्ताओं को यह निष्कर्ष निकालने के लिए प्रेरित किया कि संघर्ष एक अनुचित अपमान से प्रेरित था। शॉन को एक आग्नेयास्त्र प्रणाली के उपयोग और गोला बारूद के कब्जे के संदेह में गिरफ्तार किया गया। उसे हिरासत में लिया गया, लेकिन शुरू में उसने जांचकर्ताओं के साथ सहयोग करने से इनकार कर दिया।
अभिलेखों की समीक्षा करते समय जांचकर्ताओं ने पाया कि शॉन को पहले ही 2004 में जेसन और लिंडसे के गायब होने की जांच के संबंध में गिरफ्तार किया जा चुका था। युवा जोड़े की घटना के बाद शॉन के घर के अपने पहले दौरे पर पुलिस अधिकारी उसके द्वारा रखे गए उपकरणों की मात्रा से चकित थे। आदमी की जीवन शैली ने गंभीर चिंता पैदा की। वह शूटिंग उपकरण इकट्ठा करने से पूरी तरह ग्रस्त था। फिर भी ऐसा कोई सीधा सबूत नहीं था जो संदिग्ध को समुद्र तट की घटना से जोड़ता। महत्वपूर्ण भौतिक सबूत नहीं मिले, जिससे निर्णायक जांच करना मुश्किल हो गया। एकमात्र सुराग जेसन की जांच के दौरान मिला एक छोटा टुकड़ा था। शॉन के जब्त किए गए संग्रह में वह दुर्लभ राइफल नहीं मिली, जिसका इस्तेमाल कथित तौर पर अपराध में किया गया था। हालांकि वहां एक अन्य मॉडल मौजूद था जो बाद में अपने भाई के साथ एक अप्रिय घटना में भूमिका निभाता है। समुद्र तट की घटना में शामिल होने का कोई सबूत नहीं मिला। हालांकि आदमी का व्यवहार जांचकर्ताओं को अजीब लगा, गिरफ्तारी के लिए कोई कारण नहीं था। यह सब अभी भी 2004 में हुआ था। 2017 में अपनी गिरफ्तारी पर शॉन शुरू में चुप रहा। कुछ समय बाद उसने जांचकर्ताओं से बात करने की इच्छा के साथ एक नोट सौंपा। पूछताछ के दौरान उसने अपने भाई के साथ घटना को स्वीकार किया और 13 साल पहले हुए एक मामले के बारे में बताना शुरू किया जो एक युवा जोड़े से संबंधित था। उसने ऐसे विवरण साझा किए जो केवल एक शामिल व्यक्ति को ही पता हो सकते थे। इसका मतलब था कि न्याय ने आखिरकार 2 युवा लोगों की त्रासदी के कारण को पकड़ लिया था। पीड़ितों के परिवार राहत और आभार व्यक्त करते हुए दिखाई दिए जब उन्हें खबर मिली। शॉन के इकबालिया बयान के बाद जानकारी की अतिरिक्त जांच करने का फैसला किया गया। उसके पत्राचार की जांच करते समय एक पूर्व प्रेमिका से संदिग्ध संदेश पाए गए। उसने पूछा कि क्या $50,000 के इनाम के लिए शॉन को अधिकारियों को सौंपना लाभदायक होगा। महिला ने कई घटनाओं में उसकी भागीदारी का संकेत दिया जिनके लिए वह जिम्मेदारी से बच गया था। परेशान करने वाली सामग्री के बावजूद पूर्व प्रेमिका ने कार्रवाई न करने का फैसला किया लगता था। जांचकर्ताओं ने समुद्र तट के मामले में शॉन के संभावित संबंध के बारे में उससे पूछताछ करने की योजना बनाई। हालांकि इस समय तक उसने पहले ही बयान देना शुरू कर दिया था, इसलिए एक अतिरिक्त गवाह को शामिल न करने का फैसला किया गया। शॉन ने जांचकर्ताओं को बताया कि उस दुर्भाग्यपूर्ण दिन वह समुद्र तट पर गया था, यह मानते हुए कि वह एक जंगली जानवर का पीछा कर रहा था। अचानक उसे स्लीपिंग बैग में सोया हुआ एक जोड़ा मिला। उसके शब्दों के अनुसार आंतरिक आवेगों ने उसे कुछ अपरिवर्तनीय करने के लिए प्रेरित किया। युवक पहला शिकार बना, वह जाग भी नहीं पाया। शोर ने युवती को जगा दिया, लेकिन वह भी अप्रत्याशित घटना पर समय पर प्रतिक्रिया नहीं दे पाई। पकड़े जाने के डर से शॉन ने सबूतों को एक टिन के डिब्बे में इकट्ठा किया और उन्हें अपने पिता की संपत्ति पर झाड़ियों में छिपा दिया। 1 दशक बाद जांचकर्ताओं ने इस महत्वपूर्ण सबूत की खोज की जो संदिग्ध के खिलाफ मुख्य सबूत बन गया। शॉन ने अपने कार्यों को एक मानसिक विकार से समझाया जो प्रतिबंधित पदार्थों और शराब के सेवन से बढ़ गया था। उसने दावा किया कि उसने अजनबी आवाजें सुनी थीं। जांच से पता चला कि शॉन के रिश्तेदारों ने वर्षों तक सच्चाई छिपाई थी। घटना के 1 सप्ताह बाद शॉन ने अपराध की वस्तु अपने पिता को सौंप दी। पुलिस को सूचित करने के बजाय पिता ने दुर्लभ वस्तु को छिपा दिया, जिससे शॉन को तत्काल गिरफ्तारी से बचने में मदद मिली। अन्य घटनाओं में शामिल होने के संदेह की पुष्टि नहीं हुई। मुकदमे तक शॉन को मानसिक समस्याओं वाले लोगों के लिए एक विशेष विभाग में रखा गया। उसका व्यवहार अप्रत्याशित था। उसकी बात अक्सर असंबद्ध थी। मनोचिकित्सकों ने आत्महानि और आक्रामकता को रोकने के लिए एक विशेष हिरासत व्यवस्था की सिफारिश की। बचाव पक्ष ने अपराध के समय शॉन की अक्षमता को साबित करने की कोशिश की। हालांकि अभियोजन पक्ष ने कई जानबूझकर किए गए कार्यों की ओर इशारा किया। सबूतों को छिपाना, पिता से स्वनिर्मित उपकरण छिपाने के लिए कहना। अभियोजक ने जोर देकर कहा कि शॉन ने तार्किक रूप से कार्य किया था। एक मनोचिकित्सीय मूल्यांकन ने उसे मानसिक रूप से स्वस्थ माना। जुलाई 2019 में 40 वर्षीय शॉन गलन को दोषी पाया गया।
सजा कठोर थी। बिना जल्दी रिहाई की संभावना के 3 आजीवन कारावास की सजा और अन्य अपराधों के लिए 94 साल की सजा। न्यायाधीश ने जोर देकर कहा कि दोषी व्यक्ति कभी भी फिर से स्वतंत्र नहीं होगा। उल्लेखनीय रूप से शॉन अपने कृत्य का कारण नहीं बता सका। उसने केवल सिर में आवाजें का हवाला दिया और बिना किसी स्पष्ट कारण के नुकसान पहुंचाने की इच्छा के बारे में बात की।